So, hi students, welcome to your second lecture of your second chapter. So, लास्ट चैप्टर में हमने कलेक्शन ऑफ डेटा का बहुत ही इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कलेक्शन ऑफ डेटा का पर्पस क्या होता है, वो कौन से सोर्सेज से आता है। फिर हमने उन सोर्सेज की फर्दर बाइफिकेशन स्टडी करी थी। उसके बाद हमने कुछ फ्यू बेसिक डेफिनेशंस को रीड आउट किया था, जो कि हमारे ओवरऑल चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज़ हो रही हैं। तो हम फटाफट पहले 2-3 मिनट्स में इसका एक क्विक रिविजन कर लेते हैं एंड फिर हम अपने न्यू टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे। सो हमने बेसिक पहले पढ़ा था कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होती है, जिसमें हमने पढ़ा था कि बाय स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी वी मीन इन्वेस्टिगेशन इनटू अ टॉपिक बाय एनी एजेंसी वेयर इन द रिलेटिव क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज कलेक्टिव, कि जो भी रेलिवेंट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है हम वो कलेक्ट करते हैं थ्रू अ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कलेक्शन ऑफ डेटा इज द फर्स्ट स्टेप टू एनी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। अगर डेटा ही नहीं होगा तो आप इन्वेस्टिगेट क्या करेंगे? अगर आपने डेटा कलेक्ट ही नहीं करा प्रॉपरली तो आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन विल गो डाउन इनटू द ड्रेन। सो हमने पहला बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद हमने बात करी दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक फिक्स्ड वेरिएबल, एक फिक्स्ड यूनिट होती है, एक वेरिएबल यूनिट होती है। जो यूनिट ईयर बाय ईयर चेंज होती रहती है, जो यूनिट एनालिसिस बाय एनालिसिस चेंज होती रहती है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल यूनिट। जिसमें हमने एक चार्ट की डिस्कशन की थी हम, जिसमें ईयर बाय ईयर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन स्टडी कर रहे थे। तो हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन जो होता है वो हर साल चेंज होता रहता है और हर इन्वेस्टिगेशन में भी चेंज होता रहेगा। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ी थी, जैसे कि इन्वेस्टिगेटर यानी द पर्सन हु इनिशिएट्स द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एन्यूमरेटर। एन्यूमरेटर कौन होता है? जिसको इन्वेस्टिगेटर बेसिकली आगे एम्प्लॉय करता है या जिसकी हेल्प लेता है टू कंक्लूड द एंटायर सर्वे। उसके बाद रिस्पोंडेंट कौन होते हैं? मतलब द पर्सन फ्रॉम हुम द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। जैसे कि हम लोग हो गए, हमसे अगर कोई सर्वे कंडक्ट करवा रहा है, एज इन हम पे कोई सर्वे कंडक्ट कर रहा है, तो हम रिस्पोंडेंट्स हो गए। वी गिव अ रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग। नेक्स्ट हमने बात करी सर्वे। सर्वे इज द मेथड ऑफ गैदरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंडिविजुअल्स। आपने बहुत सारे सर्वेज देखे होंगे, ऑनलाइन सर्वेज आते हैं, कभी आपसे रैंडमली कोई कोई सर्वे ले लेते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं या कुछ हो, तो वो आपसे पूछते हैं कि मैम कौन सा प्रोडक्ट आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सर्वे इज बेसिकली द गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमने बात करी सोर्स ऑफ डेटा दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल सोर्स, एक एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में हमारी फर्दर बाइफिकेशन आती है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। इंटरनल सोर्स वो होता है जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हम लेते हैं। एक्सटर्नल सोर्स होता है जो हम आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल सोर्स में प्राइमरी सोर्स क्या होता था? प्राइमरी सोर्स हमारा बेसिकली फर्स्ट हैंड डेटा होता था, जो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हो रहा हो। और सेकेंडरी डेटा क्या होता था? जब वो प्राइमरी डेटा कोई और यूज करने लग जाता था, दैट इज द सेकेंड हैंड डेटा दैट वाज अवेलेबल इन द मार्केट वाज सेकेंडरी डेटा। हम अभी तक प्राइमरी डेटा की डिस्कशन कर रहे थे, ये हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, हमने लिखा था कीवर्ड्स प्राइमरी डेटा के क्या, ओरिजिनल और फर्स्ट टाइम। और हमने जैसे पढ़ा था इसका एग्जाम्पल की सेंसस। सेंसस जब भी आता है सबसे पहले गवर्नमेंट उसको निकालती है और फिर बाकी की ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिस्ट उस सेंसस को यूज़ करते हैं। तो जब वो सेंसस को यूज़ करते हैं तो वो सेकेंडरी डेटा बन जाता है। फिर हमने उसके बाद पढ़े थे हमारे प्राइमरी डेटा मेथड कलेक्शन के टॉपिक्स, जिसमें हमने सबसे पहला पढ़ा था डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी आप किसी पर्सन से डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, व्हेन यू कंडक्ट एन इंटरव्यू फेस टू फेस, so that is primary data. You are collecting the data for the first time from that person. हमने इसके मेरिट्स पढ़े, डीमेरिट्स पढ़े। आप लोगों ने इनको अच्छे से पढ़ा होगा, आई एम अज्यूमिंग आपने रिवाइज किया होगा, क्योंकि हम जो एक क्विक रिविजन करते हैं ये बस हम एक चैप्टर का ओवरव्यू जो हमने अभी तक कवर किया हो वो लेते हैं, ताकि आप आगे जब बढ़ें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। हमने इसके मेरिट्स पढ़े थे कि ये डेटा ओरिजिनल होता है, इट इज़ रिलायबल एंड एक्यूरेट, देन इट इज़ फ्लेक्सिबल, कि आप अपने क्वेश्चंस को बीच में इंटरव्यू के टाइम चेंज कर सकते हैं। देन हमने पढ़ा था ये इकोनॉमिक है, फिर उसके बाद इसमें अदर इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट हो जाती है, एंड इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फिर हमने इसके डीमेरिट्स पढ़े थे कि जब हमारा वाइड एरिया हो, जब हमें वास्ट कवरेज लेनी हो, तो ये वाला मेथड हमारा ज़्यादा यूजफुल नहीं होता। अब आप हर एक स्टेट में जाके थोड़ी ना लोगों के पर्सनल इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं, वो बहुत ही कॉस्टली और एक एक्सपेंसिव अफेयर पड़ जाता है। उसके बाद हमने बात करी थी कि इसमें पर्सनल बायस भी इंक्लूड हो जाती है, कि जो पर्सन डेटा ले रहा है, जो पर्सन इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपनी ओपिनियन से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने व्यू से
से रिस्पोंडेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और लास्ट हमने इसका डीमेरिट बात करी थी कि हमें इसमें बहुत ही ट्रेन्ड पर्सन चाहिए होते हैं जिन्हें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी आती हो इन द राइट वे। उसके बाद हमने इसकी कुछ प्रिकॉशंस पढ़ी थी, आप इसका ओवरव्यू कर लीजिएगा। फिर हमने बात करी थी कि टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या होते हैं। सो अंडर दी आई थिंक हमने ये टॉपिक आज से इनिशिएट करना है। तो हमने लास्ट टाइम सिर्फ अपना फर्स्ट टॉपिक स्टडी किया था जो कि हमारा था पर्सनल इंटरव्यू। सो सेकेंड मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा इज व्हाट? इट इज टेलीफोनिक इंटरव्यू। सो अंडर दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड थ्रू एन इंटरव्यू ओवर द टेलीफोन। तो हमें बहुत ही टर्म से ही मतलब समझ आ रहा है टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो बेसिकली क्या हुआ? डेटा कलेक्टेड ओवर द टेलीफोन with the interviewer. The telephonic interview is better in cases where the respondents are reluctant to answer certain type of questions in personal interview. So there may be some questions which are a little in which the respondent is a little hesitant in answering. He may not like to answer those questions to you face to face. So telephonic interview is useful in that aspect. Also अगर आपका vast area coverage हो रहा हो, आपका कोई respondent तमिलनाडु में है, कोई वेस्ट बंगाल में है, कोई राजस्थान में है, अब पर्सनल इंटरव्यू के लिए तो आपको उन्हें विजिट करना पड़ेगा, बट टेलीफोनिक इंटरव्यू इसमें हेल्प कर जाता है कि वो वास्ट एरिया की भी कवरेज ले लेता है। The response rate is lower and fewer questions may be asked before the respondent gets tired of the proceedings. अब इसके मेरिट्स क्या होते हैं कि ये वाइड कवरेज ले लेता है, ये पॉइंट मैंने अभी आपको समझाया। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी ओवर अ लार्ज एरिया। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटिवली लो कॉस्ट, क्योंकि ट्रैवल का कॉस्ट सारा सेव हो जाता है, आप फ़ोन पे ही सब कुछ पूछ लेते हो। तो जो एन्यूमरेटर होगा या इन्वेस्टिगेटर होगा जो वहाँ जाके इंटरव्यू कंडक्ट करने वाला होगा, तो उसका ट्रांसपोर्ट बच गया, उसका ट्रैवल बच गया, उसका अकोमोडेशन बच गया। सो दिस मेथड इज रिलेटिवली लो इन कॉस्ट। दिस मेथड इज चीपर as it requires less time, money and labor. Clarify doubts. It is possible to assist the respondents by clarifying the questions. कि आप कोई भी उन्हें फ़ोन पे क्वेश्चन नहीं समझ आए तो आप ऑन द स्पॉट क्लैरिफाई कर सकते हैं। एंड इट इज़ रिलेटिवली लेस इन्फ्लुएंस ऑन द रिस्पॉन्डेंट, क्योंकि आप उसको फेस टू फेस नहीं है। तो जब वो सपोज कोई क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, प्रॉबेबली यू आर गिविंग एन एक्सप्रेशन बट ओवर द फोन द रिस्पॉन्डेंट कैन नॉट सी दैट एक्सप्रेशन। सो योर एक्सप्रेशंस और योर बॉडी लैंग्वेज और योर व्यूज दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द रिस्पॉन्डेंट इन सच अ वे। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात करनी है डीमेरिट्स ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू। अब हमने मेरिट्स क्या पढ़े फटाफट? वाइड एरिया, वाइड कवरेज, रिलेटिवली लो कॉस्ट, रिलेटिवली लेस influence on the respondent and it clarifies doubt. उसके बाद हम पढ़ते हैं डीमेरिट्स ऑफ द टेलीफोनिक इंटरव्यू, जिसमें पहला है हमारा लिमिटेड यूज। The disadvantage of this method is limited access to people. This method is not possible for people who do not have a telephone. मतलब अगर आप कोई भी रूरल एरियाज में जाएं या कोई बहुत ही बैकवर्ड एरिया में जाएं जहाँ टेलीफोन ही नहीं है, इवन दो आज के टाइम पे ये बहुत ही अनबिलीवेबल सिचुएशन है, बिकॉज आजकल तो सबके पास टेलीफोन होता है, बट हम इसको ये ले सकते हैं कि जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं हो, जहाँ पे लोगों के पास टेलीफोन नहीं हो, उन्हें यूज़ करना नहीं आता हो, तो उन एरियाज में हम इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, विजुअल फीडबैक इज नॉट पॉसिबल एंड हेंस द रिएक्शन कैन नॉट बी वॉच्ड। सिंस आप ये फेस टू फेस नहीं कर रहे, ओवर द टेलीफोन कर रहे हैं, तो जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं आप रिस्पोंडेंट का एक्सप्रेशन नहीं ऑब्जर्व कर पाते, आपको ये पता नहीं चलता कि क्या वो सच बता रहा है या उसने ओपिनियन अपना मैनिपुलेट किया या मॉडिफाई किया है। सो विजुअल फीडबैक इज नॉट पॉसिबल एंड हेंस द रिएक्शन कैन नॉट बी वॉच्ड। थर्ड हमारा इसमें कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा का मेथड आता है मेल क्वेश्चनर। पहला हमने कौन सा करा? पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरा हमने कौन सा करा? डायरेक्ट। दूसरा हमने किया टेलीफोनिक इंटरव्यूज। अब हम थर्ड पे आते हैं जो बात करता है मेल क्वेश्चनर मेथड की। सो अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर मेक्स अ क्वेश्चनर pertaining to the field of investigation and sends the respondent along with the covering letter to collect the information for them. So आपको क्वेश्चनर पता क्या होता है? एक क्वेश्चनर एक बेसिकली डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में, एंड जनरली आंसर्स जो होते हैं बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स होते हैं, प्रॉबेबली येस नो, और ही इज गोना गिव यू 4 मल्टीपल चॉइसेस जिसमें आपको एक बस टिक करना होता है। तो वो ऐसा एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाता है एंड दे सेंड इट टू यू ओवर द मेल. So the questionnaire consists of a list of questions pertaining to the investigation.
Blank spaces are left for writing the answers. So sometimes they can also give you a little subjective questionnaire. वो आपको कुछ भी बोल सकते हैं कि describe the usage of the product. आपने जो product use किया उसमें आपको सबसे अच्छा क्या feature लगा. So you have to write down the answers in that case. Respondents are assured of the secrecy of the information supplied by them. कि जो भी information वो supply करेंगे that's going to be confidential. Nowadays, online survey or survey through the short messaging service that is SMS have become popular. अब इसमें ये मेल क्वेश्चन है, ये ईमेल वाले क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे. मेल क्वेश्चन है मतलब दे सेंड इट ओवर द पोस्ट. तो वो बात कर रहे हैं कि आजकल के टाइम पे पोस्ट की जगह ये सर्वे ईमेल आईडीज पे भी भेज देते हैं, ये ऑनलाइन भी पूछ लेते हैं और दिस बेसिकली आज द सर्वे थ्रू अ SMS also. So usually a self-addressed stamped envelope is enclosed for returning the questionnaire by पोस्ट कि सेल्फ अटैच्ड एनवेलप भेजी जा रही है ताकि जो रिस्पोंडेंट हो उसको कोई मनी स्पेंड ना करना पड़े, उसको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़े रिस्पॉन्ड करने के लिए. तो अब suitability of this method, which method are we talking about? Mail questionnaire. So suitability of this method, when field investigation is very large, जब हमें बहुत सारे areas को cover करना है, हमें बहुत wider population को cover करना है, तो हम mail questionnaire लेते हैं. Access to remote areas, जहाँ पे हमने अभी बात करी कि सपोज किसी रिमोट एरिया में टेलीफोन नहीं अवेलेबल, तो हम प्रॉबेबली उन्हें बाय पोस्ट क्वेश्चनर सेंड कर सकते हैं. व्हेन रिस्पोंडेंट्स आर लिटरेट, just a second, when the respondents are literate and likely to cooperate with the investigation. अब आप villages में भी अगर सेंड करेंगे तो उन्हें समझ तो आएगा नहीं कि इसमें क्या लिखा है. तो ये suitable कौन से एरियाज में होती है? जब respondents जो हैं they are educated and they can read and write an answer. So ये आपने नोट डाउन कर लिया. मैं एक बार पेज फिर से आपके लिए फ्लिप कर देती हूँ. आप प्लीज़ पॉज करो वीडियो को और पहले नोट डाउन कर लो या फिर समझने के बाद नोट डाउन करना. जब मैं आपको समझा रही हूँ तो साइमल्टेनियसली आपको नोट डाउन नहीं करना, इससे आपको क्लैरिटी नहीं होगी, आपको समझ नहीं आएगा. सो इट्स बेटर कि आप वीडियो को पहले पॉज करो और सारा आंसर लिखो, या फिर आप पहले सुन लो मुझे और उसके बाद वीडियो को पॉज करके आंसर लिखो. उसके बाद मेरिट्स ऑफ मेल क्वेश्चन है वाइड कवरेज. ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. वाइड कवरेज मतलब ये काफ़ी वास्ट पॉपुलेशन को कवर कर सकता है. This method is used for extensive inquiries covering the wide areas. Next, it is economical. This method is economical as it requires less time, money and labor. कि by post सबको भेज दो, same question है भेजना है, personal attention, personal investigation is not required. नो इन्फ्लुएंस ऑन द रिस्पोंडेंट. रिस्पोंडेंट पे बिल्कुल कोई इन्फ्लुएंस नहीं है. पर्सनल इंटरव्यू में होता था कि हम रिस्पोंडेंट के सामने बैठे होते थे तो ही मे गेट इन्फ्लुएंस, एंड टेलीफोन पे होता था कि प्रॉबेबली आर रिस्पॉन्सेज और समथिंग कैन इन्फ्लुएंस द रिस्पोंडेंट, बट इसमें देयर इज नो इन्फ्लुएंस ओवर द रिस्पोंडेंट. मेंटेन सीक्रेसी कि इस रिस्पोंडेंट्स आर अश्योर्ड दैट देयर इन्फॉर्मेशन इज नॉट गोना गेट लीक्ड आउट, चाहे उनकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो या उनके रिस्पॉन्सेज हो. एंड बेस्ट फॉर सेंसिटिव क्वेश्चंस कि जो क्वेश्चन में थोड़ी सीक्रेसी इन्वॉल्व है, द क्वेश्चन विच आर अ लिटिल पीक्यूलियर, उनके लिए ये वाला मेथड सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप उन्हें मेल कर दो और वो आपको राइट डाउन करके अपने आंसर सेंड कर दें. तो हमने इसके मेरिट्स क्या क्या पढ़े? वाइड कवरेज, इकोनॉमिकल, then no influence over the respondent, maintain secrecy, and it is useful for sensitive questions. So come on, repeat it with me once. Wide coverage, economical, secrecy, no influence over the respondent, and the last one being sensitive questions. इसके demerits क्या होते हैं? Limited scope. This method is applicable only where the respondents are educated. जहाँ पे respondent को पता ही नहीं चल रहा अपने questionnaire में क्या लिखा है, वो response तो कर नहीं पाएगा. So this method is only limited to that population which is educated. Next, it is time consuming. The process is time consuming as it involves long response time. अब आपने क्वेश्चन भेज दिया, रिस्पोंडेंट उसको कब फिल करके आपको वापस भेजेगा, सो वो टाइम का आप एक प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं कर पाएंगे. आपको वेट करना पड़ेगा कि रिस्पोंडेंट आपको आंसर्स भेजेगा, तब आप अपनी इन्वेस्टिगेशन फर्दर कैरी आउट कर पाएंगे. सो दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. It does not allow explanation of unambiguous questions and hence
the respondent may not answer such questions. So जो questions बहुत ही confusing हो, बहुत ambiguous मतलब confusion. So the questions which are very confusing, the respondent may not be able to answer those questions. And since आपने by post भेजा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि respondent कौन से question में कब confuse होता है. And hence the respondent may not answer such questions. He may leave such questions as blank. Reactions cannot be watched because you are not face to face. Then lack of interest, the respondent may not care to even fill up the questionnaire and send it back to you. So ये हमारे जो थे demerits थे. First demerit, it is limited in scope. Second demerit, it is time consuming. Third one, does not allow explanation of any confusing questions. Fourth one, reaction cannot be watched. And fifth being lack of interest. तो ये आप पॉज करो और लिखो. अब हम हमारे इसके एक बार प्रिकॉशंस पढ़ लेते हैं कि प्रिकॉशंस ऑफ द मेड क्वेश्चन है. आपका क्वेश्चन शुड बी वेरी सिंपल, शॉर्ट, क्रिस्प एंड अट्रैक्टिव. प्लीज लंबे लंबे क्वेश्चन कभी नहीं बनाने चाहिए बिकॉज रिस्पॉन्डेंट उसको देख के ही इज गोना थ्रो इट अवे कि इतना टाइम कौन लगाएगा इन क्वेश्चन पे. सो द क्वेश्चन शुड बी वेरी शॉर्ट, सिंपल एंड अट्रैक्टिव. Question should not hurt the informants and should not be very personal. आप कोई भी उनसे पर्सनल लाइफ के क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, उनकी कोई पर्सनल एसेस डिटेल्स नहीं पूछ सकते. एंड इट शुड नॉट हर्ट द फीलिंग ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स कि कोई भी आप उनसे रिलीजियस उस पर नहीं पूछ सकते या फिर उनकी जो सेंटिमेंट्स है, यू कैन नॉट हर्ट देम. The purpose of the inquiry must be clearly defined. You should have a clear idea of what you are inquiring about. कोई भी vague questions मत पूछो because that's going to increase the length of the questionnaire as well. Effort should be made to get the information as early as possible. Probably some incentive should be given to the respondent that if they respond in early, they get a gift package or they get a hamper or something. The first 10 respondents get a hamper. So you should make efforts to increase the response time of the questionnaire. नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है दैट इज अ फोर्थ मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा. पहला मेथड कौन सा था बताइए? पर्सनल इंटरव्यू. सेकंड टेलीफोनिक इंटरव्यू. थर्ड मेथड मेल क्वेश्चन है. और फोर्थ मेथड क्या हो गया हमारा? पायलट सर्वे. So from the practical point of view, it is found useful to conduct a pre-test known as the pilot survey on a small scale before starting the main survey. तो pilot survey क्या होता है? Pilot phase basically कि जब आप कोई चीज़ initiate कर रहे हैं, कोई start कर रहे हैं, तो उससे पहले आप उसका एक ट्रायल रन कर लो कि कोई चीज़ रन करने से पहले उससे पहले एक आप उसका ट्रायल रन कर लो. तो इसमें वो कहते हैं कि क्वेश्चन सेंड आउट करने से पहले कंडक्ट अ प्री टेस्ट. So from the practical point of view, it is found useful to conduct a pre-test. इसका कीवर्ड क्या हो गया हमारा? Pre-test, known as the pilot survey on a small scale before starting the main survey. Once the draft questionnaire is ready, it is advisable to conduct a tryout with a small group which is known as the pilot survey or pre-testing of the questionnaire. So वहाँ पर please confuse मत होना if they ask you what do you mean by pre-testing. So they are asking you pilot survey only. तो वो term change कर सकते हैं but उनका मतलब वो ही है. तो आप अपना पायलट सर्वे के साथ कीवर्ड हमेशा याद रखना, प्री टेस्टिंग. सो वो कहते हैं कि ड्राफ्ट क्वेश्चनर का जो है वो एक स्मॉल लेवल पे आप पहले टेस्ट कर लो एंड देखो कि क्या जो रिजल्ट आप अचीव करना चाहते हो उससे वो आप अचीव कर पा रहे हो या नहीं. सो वंस द ड्राफ्ट क्वेश्चनर इज रेडी, इट इज एडवाइजेबल टू कंडक्ट अ ट्राई आउट विद द स्मॉल ग्रुप विच इज नोन एज द पायलट सर्वे और द प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनर. It helps the investigator to have a rough idea of the information and the suitability of the technique. The investigator is also able to determine the shortcomings and the drawbacks of the questions. उसे पता चल जाएगा कि respondent कौन से questions में confuse हो रहा है, कौन से questions को वो properly answer नहीं कर पा रहा है. So he can modify the question to be sent out to the final respondents. So pre-testing से उसे एक बहुत ही rough idea मिल जाएगा of the information that he is going to obtain through the questionnaire and कि questionnaire के क्या drawbacks हैं. So pilot survey also helps in assessing the suitability of the questions, the clarity of the instruction, performance of the enumerators and the cost and time to be involved. तो ये आपको clarity हो गई कि pilot survey is basically a trial run.
तो अभी तक हमने 4 मेथड्स पढ़ लिए। ये हमारा लास्ट मेथड है प्राइमरी डेटा कलेक्शन का। फर्स्ट वन बोलो मेरे साथ, पर्सनल इंटरव्यू। सेकेंड वन टेलीफोनिक। थर्ड वन मेल क्वेश्चनर। फोर्थ हमने क्या पढ़ा, पायलट सर्वे। और फिफ्थ हम पढ़ रहे हैं जो क्वेश्चनर से ही रिलेटेड है, बट द क्वेश्चनर इज टू बी फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर। एन्यूमरेटर एक बार फिर से रिवाइज करो क्या होता था। एन्यूमरेटर was the person which was basically employed or whose help was used by the main investigator. So he is indirectly the person who is employed by the investigator or the person who is helping out the investigator in conducting the entire search. So under this method, the enumerator personally visits the informants along with the questionnaire, asks the questions and note down their replies in the questionnaire in his own language. तो अब वो सारा burden जो है enumerator अपने पे ले लेता है. He goes to the respondent, he seeks the answers, he writes down the answer on his own on the question paper, on the questionnaire in his own language. So the respondent, he just has to answer the question and he need not write anything. तो सारा written काम कौन करता है, enumerator. वो respondent से questions पूछता है, respondent उन्हें answer करता है और enumerator उसको अपनी language में लिखता है. The enumerator assists the informants to understand the true nature of the questions and fill up the schedule, that is the questionnaire himself, to avoid the vague and ambiguous replies. So he basically explains the questions, he basically explains what the objective of the question is to the respondent, and he removes the ambiguity and the vagueness that is involved in the respondent's answer. Probably कोई question respondent बहुत अच्छे से answer नहीं कर पा रहा, his thoughts are not coming out very clear. So जो enumerator होता है, he helps to remove that ambiguousness, he helps to remove that confusion. So अब आप एक छोटा सा basic point है कि questionnaire जो होता है और schedule जो होता है, इनमें क्या फ़र्क होता है. Questionnaire is filled by the respondent while the schedule is filled by the investigator. तो क्वेश्चनर जो होता है वो रिस्पोंडेंट खुद ही फिल करते हैं और जो स्केड्यूल होता है वो एन्यूमरेटर या फिर इन्वेस्टिगेटर फिल करते हैं. तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, इन दो डिफरेंस है इन दोनों टर्म्स के बीच में. ये टर्म्स जैसे बहुत ही इंटरचेंजेबली यूज हो जाती हैं, बट आपको अपने दिमाग में थोड़ी क्लैरिटी रखनी है कि जब हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चनर कौन फिल करेगा, क्वेश्चनर अगर रिस्पोंडेंट फिल करेगा तो उसे कहते हैं क्वेश्चनर, बट अगर सेम ही सेट ऑफ डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेटर फिल कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट तो उसे कहते हैं स्केड्यूल. नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ क्वेश्चनर फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर, कि अगर एन्यूमरेटर क्वेश्चनर फिल करेगा तो उसके मेरिट्स क्या होंगे. First, wide coverage. This technique of data collection can be used for collecting information from a large number of people. कि एन्यूमरेटर फटाफट सारा डेटा जो है कलेक्ट कर सकता है, उसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकता है एंड ये पूरा प्रोसेस को वो थोड़ा फास्ट कर सकता है. ये आपको विजिबल होगा. द accurate and reliable information can be obtained by enumerator. अगर वो खुद information collect कर रहा है, that information is going to be accurate and reliable. Better responses. The presence of enumerator may induce the respondent in giving the information. Next, limited chance of partiality, कि रिस्पोंडेंट जो है वो बिल्कुल पार्शियल होकर आंसर नहीं करेगा, वो जो आंसर वो मीन करता है वो ही आंसर करेगा. यूजफुल इन केस ऑफ इलिटरेट रिस्पोंडेंट्स, कि जो रिस्पोंडेंट्स educated नहीं है, who do not know how to read and write, so enumerator can explain the questions to them, seek their answers और फिर वो उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है. इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, दैट इट्स अ कॉस्टली अफेयर, कि हर एक एन्यूमरेटर को हर एक रिस्पोंडेंट के पास जाना पड़ेगा. अगेन द सेम प्रॉब्लम ऑफ ट्रैवल, ऑफ कॉस्ट, ऑफ accommodation. So as the training and remuneration and conveyance are to be borne by the invigilator, that is the agency of the collection of data. So मैं ये 1 सेकेंड के लिए स्टिल करती हूँ, आप प्लीज इसको पॉज कर लो यहाँ पे. तो ये हमारा टॉपिक 3 ओवर हुआ, जिसमें हमने बात करी कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, दैट इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑफ प्राइमरी डेटा. अब हम हमारे टॉपिक 4 पे चलते हैं, जो बात करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वेश्चनर और अ स्केड्यूल. सो इसमें अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चनर या स्केड्यूल कौन से फॉर्मेट्स में क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने में.
So the questionnaire or a schedule is a list of questions relating to the problems under investigation. फटाफट क्विकली टेल मी, क्वेश्चनर कौन फिल करता है? रिस्पोंडेंट. और स्केड्यूल कौन फिल करता है? द इन्वेस्टिगेटर. ओके. So the questionnaire or a schedule is a list of questions relating to the problem under the investigation. कि ये क्या है? ये list of questions of the problem that are related. The framing of questions and the overall drafting of the questionnaire have a very strong bearing on the quality of the questionnaire. Preparing the questionnaire is just a technical job and requires a great deal of skill, expertise and प्रैक्टिस. अब ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चनर बिल्डअप कर सकते हैं, नहीं. क्वेश्चनर सिर्फ वही पर्सन बिल्डअप कर पाएगा जिसको उस फील्ड की नॉलेज है, जिसको पता होगा कि राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे पूछने में, और मैं कौन से क्वेश्चंस को पूछ सकती हूँ या सकता हूँ टू गेन द मैक्सिमम एंड द मोस्ट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड. हम हर एक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते बिकॉज वो क्वेश्चनर की लेंथ इंक्रीज कर देगा और रिस्पॉन्डेंट्स हमें रिप्लाई करना ही बंद कर देंगे. तो हमें वही क्वेश्चन देखने हैं जो हमारी स्टडी के लिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, एंड देन वी हैव टू डिसाइड द फॉर्म इन विच दोज क्वेश्चंस कैन बी asked. So it is not a layman's job. You need proper experts, you need proper technicians who can basically build up the questionnaire. Next is general principles to be followed while designing the questionnaire. First thing is a covering letter. You have to give a very polite covering letter telling your purpose of the survey, कि हम ये survey क्यों conduct करना चाह रहे हैं, what is our aim of conducting this survey, and you basically appreciate the efforts of the respondent to help in helping you to conduct this entire survey. So a polite covering letter should be sent. It should clearly explain in brief the objectives, the scopes of the survey. It should ensure that the secrecy of the respondents will be maintained. You have to give them an assurance कि आपकी कोई भी personal information या views जो है वो leak out नहीं होंगे. Next, decision regarding the questions. We have to take decision regarding the various questions to be incorporated. Precautions should be adopted to avoid irrelevant or unnecessary questions. The questions in the questionnaire can be broadly classified as follows. तो हमें देखना पड़ेगा कि जो questions हैं वो relevant questions हैं और unnecessary और irrelevant questions नहीं है, unnecessary information हम नहीं सीख कर रहे उनसे. तो questions को हम generally in forms में classify कर सकते हैं. ये 4 फॉर्म्स होती हैं जिनमें हम क्वेश्चंस को क्लासिफाई कर सकते हैं. सिंपल ऑल्टरनेट क्वेश्चंस. यू जस्ट आस्क देम सिंपल क्वेश्चंस लाइक do you consume some form of aerated drinks in summers? So the answer is either a yes or a no. So it is a simple question in which you give an alternative in terms of yes or a no. So simple alternate questions. Multiple choice questions. So you ask the respondent कि in summers which soft drink do you consume the most? You can give them options: Coke, Pepsi, 7-Up, Mirinda. So they have to tick. So you are giving them a multiple choice, and if their choice is not applicable, you give them another choice of not applicable या some other option if some other mention the same. So you give them MCQs, you give them options to choose from. So multiple choice question, possible answers are printed in the questionnaire and the respondent is supposed to tick any one of them. Third form of questions कौन से होते हैं हमारे? Specific information questions. The questionnaire should start from the general question and proceed to more specific one. This helps the respondent feel comfortable. Such questions are asked to obtain some specific information. You should not directly jump onto a specific question. Respondent से पहले basic पूछो ताकि उसे पता चले कि आपका सर्वे कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, आपके सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या है. तो आप जब उससे बेसिक जनरल क्वेश्चन पूछोगे, probably his name, address और probably phone number, and then you start with the topic that you want to ask about. तो आप उसके पहले जनरल क्वेश्चन पूछो और फिर बहुत ही स्पेसिफिक और ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मांगो. डू नॉट डायरेक्टली जंप ऑन द स्पेसिफिक क्वेश्चन. उसका पहले कंफर्ट आने दो आपके क्वेश्चनर को आंसर करने पे.
उसके बाद ओपन क्वेश्चन, दीज क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड बाय द रिस्पोंडेंट इन हिज own language. You can ask them, okay, what is the best feature that you like in the product, and then you can leave it open ended. You don't have to give them any MCQs or any probable answers. So the respondent has to just fill in his own opinion. So these are the 4 methods in which the questionnaire can be framed. The first one being simple alternate questions, second one being MCQ, third one being specific information questions, and the fourth one being open ended. अब इसमें हमारा थर्ड पॉइंट ऑफ द गाइडलाइन है. थर्ड पॉइंट ऑफ द गाइडलाइन क्या आता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस. इसमें वो बात करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस शुड बी लेस. यू शुड नॉट फिल अप लाइक द क्वेश्चन विद अराउंड 30-40 क्वेश्चंस. आपको वही रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछने हैं जो आपकी स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड आपको अपने क्वेश्चन को कंसाइज करके चलते रहना है. So the number of questions should be small and limited. They should be simple and short questions. You should not complex the question too much कि respondent को एक question को 2 बार पढ़ना पड़े ये सोचने के लिए कि आपने पूछा क्या है. So question should be very short, very small and very crisp. Next, avoid questions requiring calculations. उनसे ऐसे questions मत पूछो जो कोई calculation require करते हैं, because they are not going to take an effort to answer those questions. Avoid questions using negative, double negatives. So like you should avoid questions which use negatives twice. You should not ask them such questions. So आपको example इसका मैं दे सकती हूँ. Avoid questions that don't you think smoking should be prohibited. So you have used 2 negatives in this कि don't and then prohibited. So just ask them, do you think smoking should be prohibited, and simple yes or a no. Okay, so avoid double negative. आपको example लिखना है तो यहाँ पे लिख लीजिए, don't you think that smoking should be prohibited. ये इसका एग्जाम्पल हो गया डबल नेगेटिव्स का. डबल नेगेटिव्स अपने क्वेश्चंस में अवॉइड करना, यूज करने. Then no personal questions. You cannot ask what is your salary, or you cannot ask that, okay, where do you plan to go on a vacation. These are personal questions. The respondents will not answer you such questions. Then avoid leading questions. Avoid any sort of leading questions. The questions should not be leading, which basically give a clue about how the respondent should answer. उनको ये clue मत दो कि आपको इस तरीके से answer करना चाहिए. Let their real opinion come out. Then question should be logically arranged. It should not be in a haphazard manner कि आप एक question कहीं और पूछ रहे हो relevant, दूसरे उसका part कहीं और पूछ रहे हो. The questionnaire should always be in a logical flow, starting from general to more specific question. Then you should basically the questionnaire should be set in such a way that there may be cross examination of the information that is supplied by the informant. कि आपने एक क्वेश्चन ऊपर पूछा है, अब उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, क्रॉस एग्जामिन करने के लिए आप प्रॉब्लली उसे 2-3 क्वेश्चंस के बाद इंसर्ट कर सकते हो. क्रॉस एग्जामिनेशन का आप एक एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो कि सपोज आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन में रिस्पोंडेंट का डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया, एंड देन आप नीचे जो क्वेश्चन पूछोगे आप उससे उसकी एज पूछ लो. सो बेसिकली यू आर क्रॉस वेरीफाइंग द फैक्ट्स कि रिस्पोंडेंट अपनी एज और अपना डेट ऑफ बर्थ ठीक बता रहा है, एंड आपका फैक्ट्स जो हो गए वो क्रॉस वेरीफाई हो गए. Then coming down to the next, questionnaire should look attractive. It should not be very dull questionnaire कि आपने उसको simple printed form में दे दिया. The printing and the paper should be of good quality, and enough space should be provided for the answers. Don't make it in a very cluttered format. क्योंकि cluttered चीज़ को आप खुद नहीं पढ़ते तो आप respondent को क्या expect करोगे पढ़ने के लिए. Then the pre-testing of the questionnaire should be done. ये हमने पढ़ा था कि पायलट सर्वे जैसे होता है तो आप क्वेश्चनर पहले एक स्मॉल ग्रुप ऑफ लोगों पे टेस्ट करना चाहिए एंड देखना चाहिए कि whether the information that you really want is being retrieved or not. तो ये आपका कौन सा टॉपिक कंप्लीट होता है. इट टॉक्स अबाउट बेसिकली द गाइडलाइंस ऑफ द क्वेश्चनर कि क्वेश्चनर कैसे बनना चाहिए, कौन से फॉर्म के क्वेश्चंस होते हैं, एंड किस तरह से क्वेश्चनर को फिल इन करवाना चाहिए आपको. आपके एनसीईआरटी में कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, तो हम जब चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 डिस्कस करते रहेंगे. अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉपिक 5 जो बात करता है सेंसस एंड सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स. सो अ सर्वे में बी कंडक्टेड either of the two methods. One is census method and the next is a sampling method.
So census method में when a statistical investigation is conducted wherein the data is collected from each and every element of the population, it is known as a census method. जब population के हर एक element को स्टडी किया जाता है तो उसे सेंसस कहते हैं. तो आपको पता होगा कि जो ये सेंसस का पूरा सर्वे होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है. लास्ट सेंसस जो आया था वो 2011 में आया था. सो व्हेन द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज अबाउट ईच एंड एवरी एलिमेंट of the population, then it is called a census. Each and every element से हमारा मतलब क्या है? हमारा मतलब है कि हम death rate भी निकाल रहे हैं, birth rate भी निकाल रहे हैं, life expectancy, the number of people that are living, the literacy rate, the infertility rate, and all of these things. So this method is generally adopted when the area of investigation is limited and an intensive study of the population is required. Highly trained investigators are needed to maintain a higher degree of accuracy. Demographic data on the birth and the death rate, literacy rate of workforce, the life expectancy are collected and published. हमने पढ़ा था infant mortality rate और poverty rate, ये सारे rates इस particular census में आ जाते हैं. So this is basically adopted when the area of investigation is limited and an intensive study of the population is done. So जब भी हमें population के बारे में पढ़ना होता है, population के हर एक element को study करना होता है, तब हम census method यूज करते हैं. तो ये आप अपने रिस्पेक्टिव एरियाज पे पॉज करके लिखते रहो. सो द लास्ट सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन 2011. ये मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. अब इस मेथड के मेरिट्स क्या होते हैं? तो सेंसस आपको समझ आ गया. द स्टडी विच टॉक्स अबाउट द population is census. So intensive study of the population, it provides an intensive and in-depth information covering many facets of the problem. For example, in a population census, it is not the number of person which is counted, but the information like male, female, age, education and marital status. So it is basically an intensive and an in-depth study. You just don't overview things. You go into the details. आप सिर्फ यही नहीं निकालते कि number of people that are living in India. You further bifurcated. Okay, इसमें से इतने मेल हैं, इसमें से इतनी फीमेल है. फिर उसके बाद आप फिर से bifurcate करते हो कि इनकी एज ये है, इनके एजुकेशन ये है, इनका मैरिटल स्टेटस ये है. So it's basically an in-depth. You go into the details of the entire population. नेक्स्ट इसका बेनिफिट है हमारा हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी. सिंस एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑब्जर्व्ड पर्सनली, इट इज पॉसिबल टू कलेक्ट हाईली एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा. सिंस इतना रिसोर्स, इतना ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड होता है इसमें, सो देयर इज अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी बिकॉज द थिंग्स आर ऑब्जर्व्ड इन सच एन इन डेप्थ एंड एन इंटेंसिव मैनर कि उसमें एरर का जो चांस होता है वो बहुत हद तक रिड्यूस डाउन हो जाता है. तो पहला हमने इसका मेरिट क्या पढ़ा था? दैट इट इज एन इंटेंसिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन. नेक्स्ट हमने पढ़ा इट हैज हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी. उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सूटेबिलिटी ऑफ द मेथड. द मेथड इज सूटेबल व्हेन different items of the populations are not homogeneous. That is when the items of the population are not same. So then we use a census method. इसके demerits क्या होंगे? That the method is expensive. Obviously अगर आपको population के हर एक element के बारे में पढ़ना है, हर एक element को study करना है, तो उसमें number of people भी required more होंगे, cost भी ज़्यादा होएगी और time भी ज़्यादा consume होएगा. Since the data obtained by observing every item of the population, it is very expensive method of investigation, especially in case of लार्ज पॉपुलेशन. कि सिंस इतना सारा डेटा आप स्टडी कर रहे हो, इतनी एक्सटेंसिवली स्टडी कर रहे हो, तो इसीलिए आपका ये मेथड एक्सपेंसिव बन जाता है. नीड्स मोर टाइम एंड मैन पावर एज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इज टू बी कलेक्टेड. उसके बाद द डेटा इज टू बी फर्दर एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड एंड दैट इज वाई वी नीड अ लॉट ऑफ मैन पावर एंड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज to conduct a census method.
Next, inapplicability, census method cannot be applied in case of infinite population. जहाँ population की आपको extent ही नहीं पता होगी, वहाँ पे आपका census method apply करना बहुत complex हो जाएगा. तो ये हमने बात करी थी सेंसस मेथड की. हम सेंसस मेथड स्टडी करते हैं और हम सैम्पलिंग मेथड स्टडी करते हैं. तो ये दोनों मेथड सर्वे कंडक्ट करने के दो मेथड्स होते हैं. सेंसस के हमने पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन बात करी कि अगर हमें एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन स्टडी करने हैं तो हम सेंसस मेथड यूज करेंगे. लास्ट सेंसस इंडिया में कब आया था? 2011 में. फिर हमने उसके मेरिट्स की बात करी और उसके डीमेरिट्स की बात करी. आज की क्लास में हम सेंसस मेथड तक ही कंप्लीट कर रहे हैं. नेक्स्ट क्लास में हम सैम्पलिंग मेथड यूज करेंगे. सैम्पलिंग मेथड पूरा स्टडी करेंगे. ये थोड़ा डिटेल मेथड है एंड इसमें हम काफी सारे एलिमेंट्स आगे फर्दर स्टडी कर रहे होंगे. तो प्लीज आप नेक्स्ट क्लास में ये सारा पार्ट रिवाइज करके आइएगा एंड फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच.